हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा जो ये वीडियो है ये हमारी 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। और जैसा मैंने और आप लोगों ने कहा भी था कि भैया सबसे पहले सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स फिनिश कर लिया जाए। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स में अभी तक मैंने क्या क्या फिनिश किया है। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विद इन सेंटर, सॉरी सेंट्रॉयड, देन आफ्टर इन सेंटर, देन आफ्टर सर्कम सेंटर। मैंने सेंट्रॉयड में भी आपके 2 वीडियोस किए थे और सरकम सेंटर पे भी आपके 2 वीडियोस, क्योंकि थोड़े से बड़े हैं तो एक पार्ट थियरी और एक पार्ट प्रैक्टिस वाला पार्ट है। इन सेंटर एक स्मॉल टॉपिक था लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन सैकड़ों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ से पूछे गए हैं। एंड नाउ टुडे इस टॉपिक इज, आपको दिख रहा होगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। नाम से ही क्लियर है, लंब केंद्र यानी कि जो क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स होते हैं या शीर्ष लंब होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज ऑर्थो सेंटर। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, इन सेंटर से इन रेडियस मिलता था, सरकम सेंटर से सरकम रेडियस मिलता है, एक्स सेंटर से एक्स रेडियस मिलेगा, लेकिन यहां पर किसी तरह का कोई सर्कल नहीं ड्रॉ होता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम आज के सेशन में इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम सबसे पहले चलते हैं जरा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। तो जैसा आपको बताया गया कि भैया टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्थो सेंटर। हमारे हिंदी वाले भाइयों के लिए मैं लिख दे रहा हूं, हर टर्म को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। कहते हैं इसे लंब केंद्र। अब इसका मतलब क्या है तो जरा डिटेल में हम समझते हैं कि भैया इसका मतलब यहां पर क्या है। तो देखो, इसका मतलब बड़ा भैया सिंपल सा है, वो ये है कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर मैंने इस तरीके से कोई ट्राइंगल यहां पर ले लिया और यहां पर क्या किया, ऑल्टीट्यूड या शीर्ष लंब हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी एक वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आपका शीर्ष लंब या यहां पर ऑल्टीट्यूड। मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर मैं अलग कलर ले दे रहा हूं, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। अब यहां पर इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर मैंने कुछ ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया शीर्ष लंब या फिर ऑल्टीट्यूड। इसी तरीके से मैं एक दूसरा कलर भी मैं यूज करूंगा यहां पर, मान लो कि लाइट कलर ले लेते हैं, येलो कलर का, और यहां से मैंने इस बी वर्टेक्स से यहां पर एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। एंड नाउ एक तीसरा भी हम यहाँ पे ले ले रहे हैं ब्लू कलर से, और यहां पर एक तीसरा कुछ इस तरीके से यहां पर ये ड्रॉ कर लिया। ये इनके नाम रख दिया, लेट्स से कि दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो अब ये तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये तीन जो आपके क्या हैं ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ओ। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज व्हाट, ऑर्थो सेंटर। ये बिंदु क्या है आपका, ऑर्थो सेंटर, इसे ही कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इससे कोई सर्कल नहीं ड्रॉ होता, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा काम की हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि भैया ये ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, ये बात आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बात बड़ी काम की यहां पर आती है, वो काम की बात भैया ये आती कि ऑर्थो सेंटर तो अपने को पता चल गया, लेकिन क्या ये हमेशा यहीं पर होगा। जैसे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इन सेंटर की पोजीशन कहां पर होती है, इन सेंटर त्रिभुज में कहां पर स्थित होता है। पोजीशन एज इन कि अंदर होता है या बाहर स्थित होता है, बस इतना सा क्वेश्चन है मेरा। ऐसे ही सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होती है, वेदर इट इज इनसाइड द ट्राइंगल और इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल, या अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो अब दूसरा जो पार्ट आता है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पोजीशन इसकी क्या होती है, इसकी स्थिति क्या होती है। तो अब देखो, बड़ा सिंपल सी बात है कि 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। अगर मैं एंगल के बेस पे बात करूं, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो कंडीशन देखते हैं। देखो, ये अपने आप में जो ट्राइंगल है ये एक ऐसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा है, ये आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर हिंदी किसी को डाउट है तो मैं लिख दे रहा हूं, ये न्यून कोण त्रिभुज है आपके पास, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
तो मुझे एक बात यहां से समझ में आ रही है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन है दैट इज इनसाइड द ट्रायंगल, ये त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर आपको याद हो सरकम सेंटर में भी, तो वहां पर भी एक स्पेसिफिक केस बनता है, सेम यहां पर भी बनेगा। तो जरा मैं बनाता हूं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि भाई एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने कुछ इस तरीके से, लेट से यहां पर कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे ये फॉर्म किया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, मान लो कि इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो परिभाषा क्या करिए कि किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। अब यहां पर कैसे बनेगा, मान लो कि मैं वर्टेक्स बी लूं, तो सामने वाली साइड तो यहां तक है, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होने का तरीका क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होने का तरीका कुछ यूं होगा कि अगर मैं इस सीए को बढ़ा दूं यहां पर, अगर मैं सीए को कुछ इस तरीके से यहां पर बढ़ा दूं, तो ये एक परपेंडिकुलर अब मैं यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ये कुछ इस तरीके से ये परपेंडिकुलर होगा जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, कोई डाउट नहीं है। यहां तक बात क्लियर। अब जरा देखो दूसरा, अब क्या है यहां पर, अब अगर मुझे पॉइंट सी से इस लाइन पर ड्रॉ करना है तो वो उसका फॉर्मेशन कुछ है, कैसे होगा, आपको डाउट दिख रहा होगा फिगर में, तो मैं बना दे रहा हूं कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से मिला दूं, अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर ये 90 डिग्री होगा और ये किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर मिलेंगे जिसको मैंने ओ कहा। और जो तीसरा होगा पॉइंट ए से यहां पर आप जब ड्रॉ करोगे तो ये तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अगर मैं इसको पीछे मिला दूंगा जाकर तो ये भी इसी पॉइंट पर मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एबीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो इस अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसका ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। एक्यूट में क्या हुआ कि त्रिभुज के अंदर स्थित है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज के बाहर स्थित है। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो अगर कंडीशन आ जाए कि भैया विच ऑफ द ट्रायंगल, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया जाए, इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ द ट्रायंगल हैज इट्स ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कैसे बनेगा, पूरा फॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दिखा दिया कि भैया ये इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर जो ये वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इसमें डाउट आता है, तो मैंने आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करके यहां पर दिखा दिया कि भैया किस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन होगा। आई होप कोई समस्या नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब तीसरा बचता है यहां पर एक और केस, दैट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल की समकोण त्रिभुज में क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज बहुत आसान है, मैं कंडीशन लेके आपको समझा दे रहा हूं कि देखो अगर समकोण त्रिभुज का केस होगा तो क्या बनेगा कि मान लो कि ये अपने पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की नेमिंग मैंने कर दिया, हियर इट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो अब देखो इस वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो तो इसी पॉइंट पर कट करेगा, इसी तरीके से इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो इसी पॉइंट पर कट करेगा, ये भी होगा तो यही पॉइंट होगा। कुल मिला के ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये यहीं पर होता है। तो कुल मिलाकर केस क्या बने, केस ये बने कि यहां पर जो परपेंडिकुलर और बेस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा जो परपेंडिकुलर और बेस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर ऑर्थो सेंटर स्थित होता है। आपको नोट्स को लेकर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि भैया ये जो 30-40 मिनट है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप हर एक मिनट को यूटिलाइज करिए, पढ़ने में समझने में कोई डाउट है प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये सारे नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो ये आपका कैसा हो गया भैया, ये हो गया आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये आपके पास हो गया समकोण त्रिभुज। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, दिस इज समकोण त्रिभुज। तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज का केस आ गया। और जो आपके पास ये था ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज है। ये क्या है, अधिक कोण
त्रिभुज, ये आपके पास ये है और ये आपका न्यून कोण त्रिभुज। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर मैं ऑर्थो सेंटर्स की पोजीशन की बात कर रहा हूं तो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर होती है, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर होती है और सम कोण में परपेंडिकुलर और बेस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही आपका ऑर्थो सेंटर स्थित होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब जरा मैं आता हूं कि भैया अब अगला पार्ट क्या है। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे खूब भर भर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, तो जरा उस प्रॉपर्टी को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब क्या है प्रॉपर्टी, देख लो। अगर अपने पास क्या है, एक एक्यूट, मतलब कोई भी ट्रायंगल बना लो, मैं तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं समझाने के लिए। ये पॉइंट है आपके पास ए बी एंड सी। अब यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहला काम ये किया गया कि भैया यहां पर मैंने एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सामने वाली साइड पर, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से ये भी जाएगा और ये आपका क्या जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये भी जाएगा। ऐसे ही बनता है ऑर्थो सेंटर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करता हूँ, जरा ये वाली लाइन अभी फॉर टाइम बीइंग मैं इसको गायब कर दे रहा हूँ। इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है भैया, गायब कर दिया है। अब जरा देखो समझना, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक बार समझ लो कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझाने के कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच दूंगा। क्या है, आप सबको पता होगा कि कोई अगर चतुर्भुज है, कोई अगर क्वाड्रिलैटरल है, तो इस क्वाड्रिलैटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा कि कोई भी चतुर्भुज है तो सभी कोणों का योगफल आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को O कह दूं, इस पॉइंट को मैं D, इस पॉइंट को मैं E कह दे रहा हूं और इस पॉइंट को मैं F कह दे रहा हूं, तो मुझे AFOE ये क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है, इसमें कोई डाउट नहीं। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज है। और अगर ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कोई डाउट नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया यहां पर क्या बन रहा है, एंगल F बन रहा है, एक एंगल F, प्लस में एक एंगल E बन रहा है, ठीक है, प्लस में एंगल यहां पर क्या बन रहा है, एंगल A बन रहा है, और प्लस में एंगल FOE बन रहा है। चारों एक कोण बन रहे हैं, देख लो। एंगल F मैंने इसको डिनोट किया, एंगल E मैंने इसको डिनोट किया, एंगल A मैंने इसको डिनोट किया, और एंगल FOE यानी कि इस वाले कोण की बात हो गई। ये चार कोण, तो ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप सबको पता है ये योगफल कितने किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखो, आपको पता है कि F प्लस E, क्योंकि एंगल F कितना है भाई, यहां पर तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू तो हो गई 180, 90 प्लस 90 180 डिग्री, प्लस में एंगल A प्लस में एंगल FOE, एंगल FOE ये बराबर किसके आ जाएगा, 360 डिग्री के। यहां से आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल में FOE, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 180 डिग्री के। बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है कि अगर कहीं पर ऑर्थो सेंटर ड्रॉ किया गया है तो वहां पर जिस पॉइंट पर ये ऑल्टीट्यूड्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर जो एंगल बनता है और एक जो वर्टेक्स पर एंगल जो बनता है, जिन दो साइड्स पे अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, वो जो वर्टेक्स पे एंगल बना रहे हैं, उन दोनों का सम 180 होता है। मतलब क्या मैंने बोला, समझा रहा हूं मैं। एक आपका ऑल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ किया गया, एक इस पे ड्रॉ किया गया, तो यानी इन दोनों साइड्स जहां पर मिल रहे हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साहब आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, यहां पर कहा जाएगा कि O इज द ऑर्थो सेंटर, BE and CF आर द परपेंडिकुलर, then find the value if angle A is equal to 30 degree then find angle FOE। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है find angle BOC, ये भी पूछा जाएगा। तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस में A डिग्री, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो आप इसकी भी वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 180 माइनस A। अगर A बराबर 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री आ जाएगी।
आई होप ये बात आपके एकदम क्लियर होगी। तो अब अगर मैं यहां से एक यूनिवर्सल बात निकालूं, ये तो एक प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि यहीं से मैं यूनिवर्सल बात निकालूं। तो अब देख लो, अगर मैंने यहां पर क्या किया, इसको उठा के ऐसे मिला दिया, यहां पर इसको मैंने डी कह दिया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या निकला था, अगर आप देखोगे तो आपके पास जो पहली बात यहां से निकली, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली यहां पे समझ में आए कि अगर मैं इसको यहां पर कुछ ऐसे बना दूं, आपको ये येलो कलर से, स्लाइट येलो कलर से हाईलाइटेड दिख रहा होगा, तो आपको एक बात दिखी कि अगर एंगल बी ओ सी की वैल्यू बतानी है तो वो 180 माइनस ए है, कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि अब यहां पर अब आपको बताना है एंगल, यहां पर अगर मैं इसको ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर दूं, आपको दिख रहा होगा यहां पर एकदम क्लियर, और मैं कहूं कि दोस्त जरा आप लोग मुझे बता दो यहां पर कि एंगल ए ओ सी यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लिख सकते हो यहां से कि एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एंगल ए ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 180 डिग्री माइनस में बी, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। और सिमिलरली जो तीसरा एंगल बन रहा है दैट इज आपका क्या बन रहा है, बी ओ ए, देखो आपके पास क्या बना, बी ओ सी यानी ये वाला एंगल, दूसरा क्या बन गया, ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, तो बचा कितना, ये वाला एंगल विच इज बी ओ ए। तो एंगल बी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह दोगे साहब ये आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में सी। अब ये बहुत काम की बात है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो अब आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होगे, ऐसे प्रश्नों में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं। तो आई होप यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में और देखता हूं क्या है हमारा अगला प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर एक बड़ी काम की प्रॉपर्टी आती है कि इसकी भुजाओं में और इसके ऑल्टीट्यूड्स में क्या संबंध होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो जरा डिटेल में समझते हैं। देख लो, अगर अपने पास क्या है कुछ इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, हियर इट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस वाली भुजा, यहां से मैंने क्या किया, एक मैं अलग अलग कलर से ले रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एक ऑल्टीट्यूड मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है। दूसरा ऑल्टीट्यूड मैंने क्या ले लिया, यहां पर कुछ इस तरीके से ले लिया, ये भी आपका 90 डिग्री पर कट कर रहा है। और तीसरा भी ऑल्टीट्यूड मैं ले रहा हूं, मान लो कि ये, और ये भी आपका 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाली भुजा को मैंने स्मॉल ए मान लिया, ये वाली भुजा को मैंने स्मॉल बी मान लिया, और ये वाली भुजा को मैंने स्मॉल सी मान लिया, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैंने डी ई एंड एफ कह दिया। अब देखो मैंने क्या कहा कि त्रिभुज की भुजाओं और जो ये ऑल्टीट्यूड्स होते हैं इनमें क्या संबंध है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चूंकि त्रिभुज का टाइप मुझे नहीं पता है तो मैं क्या मानूंगा, मैं एक मानूंगा कि विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलीन ट्राइंगल है, तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो मान लो कि मैंने इसको क्या मान लिया कि भैया ये क्या है, ये h1 है, इसको मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, h2 है, और इसको मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, h3। यानी कि तीनों हाइट क्या है, h1 h2 एंड h3 है, ये क्या है, h3। तो अगर मैं यहां से एक बात निकालूं, मैं ये निकालूं कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी किसके बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मतलब, इसको मैं डेल्टा से डिनोट करूंगा, तो क्या होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई, यानी ये हो जाएगा 1/2 AH, बोलो हाँ या ना। आधार क्या है a, और ये हाइट क्या है h1, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, AH1, ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक ट्राइंगल का एरिया तो मैं कहीं से भी निकालूं, यानी अगर मैं बी भुजा को बेस मान लूं तो ये बराबर आ जाएगा 1/2 b, और इसके b के संगत ऊंचाई कितनी है, h2, तो ये आ जाएगा BH2। और अगर मैं इस भुजा यानी AB को मैंने क्या मान लिया, इस बार बेस मान लिया,
तो ये आ जाएगा 1/2c और इनटू में क्या आ जाएगा, दिस इज H3। कितना आ जाएगा, H3। तो हाफ AH1 हाफ BH2 हाफ CH3, ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गए, इनके एरिया आ गए। अब देखो ये तीनों तो एक ही त्रिभुज का एरिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें, एक ही त्रिभुज का एरिया है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये डेल्टा के बराबर है, मैंने इसको मान लिया कि ये कांस्टेंट किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहां से H1 बराबर किसके आ जाएगा, देखो 2 से तो कट ही जाएगा तीनों केस में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं तो आप क्या लिखोगे 2k अपॉन में a, ऐसे ही तो लिखोगे। H1 बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ k अपॉन में a। H2 बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ k अपॉन में b। H3 बराबर किसके आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ k अपॉन में c। तो अगर मैं H1 रेशियो H2 रेशियो H3 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2k अपॉन a। मैं लिख ही दे रहा हूँ, सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग कि ये बन जाएगा भैया 2k अपॉन में a रेशियो ट्वाइस ऑफ k अपॉन में b रेशियो ट्वाइस ऑफ k अपॉन में c। ये और ये तो कट जाएगा, k और k भी कट जाएगा, यानी H1 रेशियो H2 रेशियो H3 ये बराबर आ जाएगा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। मतलब त्रिभुज के अगर तीनों शीर्षलंब दिए हुए हैं, तीनों ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, तो उनका जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के रेसिप्रोकल्स के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब H1 किस भुजा के संगत ऊंचाई थी, a के संगत, H2 B के संगत ऊंचाई थी और H3 C के संगत ऊंचाई थी। तो ये आपका रिलेशन यहां पर बन गया, एक बहुत काम का रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। यहीं पर एक और चीज भी आ सकती है, वो क्या आ सकता है, आपसे अगर कह दिया जाए A रेशियो B रेशियो C कितना होगा, जरा आप लोग कमेंट में बताओगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। अगर यहां से मैं a लेते जाऊं, मतलब यहां से a लेके जाऊं तो 2k अपॉन H1, ये आ जाएगा 2k अपॉन H2, ये आ जाएगा 2k अपॉन H3। तो यही चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं थोड़ा सा, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो अगर इसी चीज को मैं यहां पर लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a रेशियो B रेशियो C ये बराबर आ जाएगा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/में H3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है, आराम से समझ में आ गया है। अब बढ़ता हूं जरा मैं अगली पार्ट में। तो ये तो हो गया इसके भैया भुजाओं और ऑल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है उनके बीच में संबंध, और जैसा मैंने बताया इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और पार्ट भी इसी पर आता है कि जो ये ऑल्टीट्यूड्स आते हैं, ये ऑल्टीट्यूड्स भी पार्ट्स में बटे होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि साहब ये पॉइंट O है, तो देखो ऑल्टीट्यूड के पार्ट क्या है, एक ऑल्टीट्यूड अगर AD है तो AO और OD में बटा हुआ है। अगर CF एक ऑल्टीट्यूड है तो वो CO और OF में बटा हुआ है। सिमिलरली BO और OE, इस तरीके से ऑल्टीट्यूड्स भी अपने पार्ट में बटे हुए हैं। और ये जो पार्ट है इनमें भी एक रिलेशन होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो जरा उस पार्ट को भी जल्दी से देख लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, कुछ इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया AB एंड C। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले केस में मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, दिस इज D, ठीक है, और ये एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, दिस इज E। अब मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से ट्राइंगल, एक इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया दिस इज नथिंग बट O, इस पॉइंट का नाम क्या है O। तो एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, कौन सा, ट्राइंगल BOD, आपको भी दिख रहा होगा BOD, और दूसरा ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है दैट इज AOE, ट्राइंगल AOE। और ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं लूं, वैसे तो ये समरूप होंगे, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा हर चीज, ताकि कुछ भी डायरेक्ट ना आ जाए कि भैया कहां से आ गया। तो रीजन समझ लोगे तो कभी डाउट रहेगा ही नहीं। तो अब देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो अगर मैं कह दूं कि साहब ये एंगल क्या है थीटा, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री को क्या ऑल्टीट्यूड तो मैं कह ही रहा हूं कि ड्रॉ है, तो दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। तो तीसरा कितना आ जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। हालांकि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए मुझे तीसरे एंगल की जरूरत होती नहीं है, अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो जरा यहां पर मैंने आपको पहले भी सिमिलैरिटी बता रखी है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कभी जीवन में गलत नहीं होगा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। कैसे? अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां पर ले लूं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो त्रिभुज बीओडी, देखो बीओडी, अब यहां पर ये ओ पॉइंट था, ठीक है, तो अब यहां पर 90 के सामने वाली भुजा, ये 90 है, तो इसके सामने वाली की भुजा कितनी बन रही है बीओ, तो ये मैंने लिख लिया बीओ अपॉन में। अब देखो जो त्रिभुज एओई है, एओई यहां पर 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, एओ, तो ये हो गया अपॉन में एओ, ये बराबर होगा किसके। अब दूसरा एंगल आप कौन सा ले लो, तो 90 माइनस थीटा वाला एंगल ले लो। मैंने कौन सा कहा, 90 माइनस थीटा ले लो। अब देख लो 90 माइनस थीटा में ये रहा 90 माइनस थीटा, इसके सामने की भुजा कौन सी है, दैट इज ओडी, तो मैंने लिख लिया ये आ जाएगा ओडी। और दूसरे वाले ट्राइंगल यानी एओई में 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा जरा कमेंट में लिखो, तो 90 माइनस थीटा ये रहा, इसके सामने की भुजा क्या है ओई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओई आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा बी ओ इंटू में ओ ई, ये बराबर आ जाएगा ए ओ इंटू में ओ डी। जरा ध्यान से देखो, बी ओ इंटू में ओ ई मतलब बी से लेकर ओ ये वाला पार्ट इंटू में ओ ई यानी कि ये वाला पार्ट, ये बराबर किसके आ रहा है, तो ए ओ इंटू में ओ डी। ए ओ का मतलब ये वाला पार्ट और ओ डी का मतलब ये वाला पार्ट, तो कुल मिला के ये दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट दूसरे वाले ऑल्टीट्यूड्स के दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं किसी ट्रायंगल में यानी कि इसी ट्रायंगल में तीसरा वाला भी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, दैट इज यहां से मैंने लिया और इसको उठा के मिला दिया, इसको ऐसे मैंने उठा के मिला दिया, इसको मैंने कहा सी एफ। तो यही बराबर इसी तरीके से हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ये बराबर किसके आ जाएगा, दैट इज सी ओ इंटू ओ एफ। ये किसके बराबर आ जाएगा, सी ओ इंटू में ओ एफ। ये आपकी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में यहां से मिल जाएंगे, कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। समझाने के लिए एक बारी क्विक आपको दूसरे नॉमेनक्लेचर के साथ मैं सेम बात को समझा रहा हूं। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। मैंने यहाँ पर तीनों यहाँ पर शीर्ष लंब ड्रॉ कर दिए हैं। ये पॉइंट आपके पास एच है, ये आपके पास हो गया लेट से एम, ये हो गया एन और ये हो गया ओ। तो अगर सेम प्रॉपर्टी मुझे इस ट्राइंगल में लगानी है तो मैं क्या कहूंगा, पी एच इंटू में एच एम ये बराबर होगा क्यू एच इंटू में एच एन, ये बराबर होगा आर एच इंटू में एच ओ। डायरेक्ट मैं इस बात को यहाँ पे लिख सकता हूं, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो मेजर मैंने प्रॉपर्टीज तो आपको बता दी हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे हर वीडियोस में कहता हूं, वो ये कहता हूं कि साहब ये एक थियोरेटिकल पार्ट है। अभी मैं इस पे बेस्ड 8-10 क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाए, बट स्टिल आपको इस पूरे कंसेप्ट पे एक क्विज भी मिलेगी। क्विज कहाँ मिलेगी, आप जाओगे गैलेक्सी क्लासेस के ऐप पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्विज का लिंक भी मिल जाएगा। आपने जाकर इस क्विज को सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पर मैंने जानबूझ के कुछ अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप सॉल्व करोगे तो आपके डाउट्स आने चाहिए, या तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी तब आपके डाउट्स नहीं आएंगे, थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी चूकेंगे कहीं तो आपके डाउट्स आएंगे। एंड आई जस्ट वांट यू टू आस्क दोज डाउट्स, क्योंकि एक बार जब आप जूझोगे फिर पूछोगे, उसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में कवर होने वाला है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जरा आप इन पे बेस जितना भी हमने पढ़ा अभी तक उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से एक क्लैरिटी आ जाए कि कैसे इन टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं जरा डिटेल में देखिएगा। अब जरा देखो,
कह रहा है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है, और ओ इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर है, एंगल बीओसी बराबर 54 डिग्री, तो बीएसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। बिना फिगर बनाए तो बात नहीं बनेगी, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर बनाते हैं ताकि अपने को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। तो ये रहा, हमने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर ले लिया। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज है यानी फिगर कैसा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज है यानी कि फिगर आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ये आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, और ये पॉइंट ए पर अधिक कोण है तो मैंने इसको ए लिख लिया, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है, ए अधिक कोण है, यहां तक तो बात समझ गया। ओ यहां पर क्या है, ऑर्थो सेंटर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से बना दे रहा हूं कि यहां पर जब आप ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, इसको भी आप कुछ ऐसे बढ़ा दोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, और ये वाला पार्ट भी आपका कुछ ऐसे यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। कह रहे हैं एंगल बी ओ सी बराबर 54 डिग्री, तो अगर ये बी है, ये ओ है, ये सी है, तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास, ये टोटल एंगल आपके पास आ गया 54 डिग्री। कह रहे हैं एंगल बी ए सी की वैल्यू बता दो, यानी इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो हमने पढ़ा है हम उसी लॉजिक को अभी तक लगाएंगे। बस आपके सामने फिगर आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, जो कि नहीं होना। क्या है, बड़ा सिंपल सा समझो। देखो भैया ये है 90 डिग्री, इसका मतलब ये पार्ट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। सिमिलरली ये पार्ट 90 डिग्री है तो ये पार्ट भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर एक पार्ट को, किस पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं जरा देखना। ये मैंने यहां से, ये आपको वायलेट कलर दिख रहा होगा, इस पार्ट को मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। ये वायलेट वाले पार्ट को मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, आपको क्लियरली विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पर। अब ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, और अगर ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है तो चारों कोणों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉरी 360 डिग्री के, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। भाई 90 90 180 तो हो गया, बचा कितना ही, दो पेयर बचे और तो उनका योगफल 180 होगा, तभी पूरा क्वाड्रिलैटरल 360 होगा। इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं इस एंगल की वैल्यू आपसे कहूं कि भैया इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे साहब 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री। 180 में 50 गए, 130, 130 में से 4 जाएंगे 126 डिग्री, 130 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 126 डिग्री। और अगर ये 126 है तो ये कितना आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने पहले से नहीं किया, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कई बारी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रट लेते हैं, और जब तक आप रटोगे तो इस क्वेश्चन का फिगर ही सही नहीं बना पाओगे, और फिगर सही नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। बल्कि है बहुत आसान क्वेश्चन, बट स्टिल डाउट देता है, तो आपको बहुत आराम से समझ जाना चाहिए कि क्या है लॉजिक। अब कैसा भी क्वेश्चन है, कितना भी ट्विस्ट किया जाए, आपको कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज इट वाज एन इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 126 डिग्री। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त कह रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। ओ और सी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, और पीक्यू न्यून कोण त्रिभुज पीक्यू आर के क्या है, ऑर्थो सेंटर है और सरकम सेंटर है। दो सेंटर्स की बात यहां पर हो गई। बिंदु P तथा O को मिलाते हुए आगे बढ़ाया जाता है, जो QR को S पर काटते हैं। PQS बराबर 60 डिग्री, QCR बराबर 130 डिग्री, RPS की वैल्यू बताओ। बिना फिगर बनाए बात नहीं बनेगी, तो फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल कैसा है PQR, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लिया। दिस ट्राइंगल इज PQR, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज
आर, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब देखो क्या कह रहे हैं कि बिंदु ओ और सी इसके क्या है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है। मुझे पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही कुछ ड्रॉ हो रहा होगा, तो मैंने मान लिया है कि मान लो कि ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है और यहाँ पर कहीं पर मान लिया है कि ये पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर। दो अलग अलग पॉइंट मैंने मान लिए, क्योंकि ये कब होगा, या तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो सिमिलर पॉइंट पे होते, या फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें कि दोनों इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है तो सिमिलर पॉइंट होते। मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो मुझे अलग ही अलग मानना पड़ेगा। अब देखो क्या कह रहा है, P और O को मिलाते हुए बढ़ाया जाता है जो QR को S पर काटते हैं। यानी कि मैंने इस पॉइंट को कुछ ऐसे मिला दिया है, ये इसको यहां पर S पर काट रहे हैं, P और O को मिलाते हुए यहां पर S पर ये काटते हैं। एंगल PQS बराबर 60 डिग्री। PQS यानी कि ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, दिस इज 60 डिग्री। कह रहे हैं QCR बराबर 130 डिग्री। QCR, अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूं विजिबिलिटी के हिसाब से। ये रहा Q, ये रहा C और ये रहा R। तो QCR बराबर कितना कह रहा है, ये आपसे कह रहा है 130 डिग्री। मैं C को थोड़ा सा बेटर बना दे रहा हूं, ये पॉइंट आपका क्या था, C था, ये पॉइंट आपका C था। तो कह रहा है आरपीएस की वैल्यू बताओ। आरपीएस मतलब इस एंगल की वैल्यू आपने बतानी है। अब जरा समझते क्वेश्चन को। अब जो मैंने पहले पढ़ा यानी कि सरकम सेंटर, उसकी भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और जो ऑर्थो सेंटर अभी पढ़ा इसकी भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर O क्या है, O यहां पर आपसे कह रहा है कि साहब ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर तभी बना होगा जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब मैं ये बात तो तय कह सकता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, तभी इस पीएस रेखा पर O क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अब साहब ये है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। 90 60 30, ये तो सिंपल सी बात भाई, 90 है तो बाकी दोनों का योगफल भी 90 होगा। एक 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे बढ़ो। अब आपको निकालना है दोस्त आरपीएस की वैल्यू। आरपीएस का मतलब ये एंगल की वैल्यू। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, मैं याद दिला दे रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसका सरकम सेंटर है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। इसको लेकर आप एक सर्कल बनाते हो, तो जो ये वृत्त के केंद्र का कोण होता है वो परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इस बात को मैंने प्रॉपरली डिटेल में प्रूफ किया हुआ है। तो अगर C सरकम सेंटर है और ये 130 है, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ये टोटल एंगल यानी कि ये एंगल P कितना आ जाएगा, इसका आधा, ये आ जाएगा 130/2 यानी कि 65 डिग्री। अगर मैं कहूंगा कि एंगल QPR की वैल्यू कितनी है, तो QPR इज इक्वल टू 65 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्त अगर ये 65 है, इसमें से ये पार्ट आपका कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री आपकी वैल्यू आएगी, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। आपसे आरपीएस की वैल्यू पूछी गई, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज एस, यानी इस एंगल की वैल्यू पूछी गई। आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये पूरा एंगल 65 डिग्री। कहां से 65 आया, क्योंकि सेंटर पे एंगल अगर 130 है तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना होगा, इसका आधा होगा, विच इज 65। टोटल 65 है, उसमें से एक पार्ट 30 है, तो बचा हुआ पार्ट 65 माइनस 30 यानी 35 डिग्री होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ रहे हो, यहीं पर डाउट आता है। डाउट का मतलब बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि मेरे को इन सेंटर पता है, मेरे को सरकम सेंटर पता है, मेरे को सेंट्रोइड पता है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहां से फंसते हैं, जब इंटर रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आता है। और इसीलिए क्वेश्चंस भी यहां पर ऐसे रखे हुए हैं ताकि आपको एक प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी को रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। वो समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये बात एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन।
हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैं बहुत इत्मीनान से करा रहा हूं ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपके पास ना रह जाए। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं जरा देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों आपके शीर्ष लंब यानी तीनों ऑल्टीट्यूड्स पी एक्स क्यू वाई और आर जेड एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है, फिगर बनाते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल अपने पास कैसा है, एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर है, तो हियर इट इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। तीनों शीर्ष लंब पी एक्स क्यू वाई, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स, ये कितना हो जाएगा, दिस इज वाई, एंड तीसरा आपका आर जेड, यानी कि ये पार्ट कितना हो जाएगा, दिस इज जेड। पी एक्स क्यू वाई और आर जेड एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या करते हैं, कट करते हैं। पी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है पी एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना, पी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर कह रहा है और पी एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये 6 है, तो ये ओ एक्स कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं होगा। क्यू ओ बराबर 4 सेंटीमीटर है। क्यू ओ का मतलब ये वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर कह रहा है और आपसे कह रहा है क्यू वाई यानी टोटल वैल्यू आपको बतानी है। अब अभी जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ किया था सिमिलैरिटी की हेल्प से, वो क्या बताया था, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो वो प्रॉपर्टी ये कहती थी कि साहब अगर ये ऑल्टीट्यूड्स हैं तो इनके पार्ट यानी कि पी ओ इंटू में ओ एक्स, ये आपको एक्स और इंटू में डाउट होगा तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, पी ओ इंटू में ओ एक्स, जो आप कीबोर्ड वाली लैंग्वेज है, ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू ओ और इंटू में क्या आ जाएगा, ओ वाई के। यहां तक बात क्लियर है और क्वेश्चन भी यहां से फिनिश हो गया। क्यों भैया, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देख लो पी ओ की वैल्यू कितनी है, तो साहब ये वैल्यू है 6, ओ एक्स की वैल्यू कितनी है 2, क्यू ओ की वैल्यू कितनी है 4, ओ वाई की वैल्यू अपने को पता नहीं है, कुछ भी मान लो या ओ वाई ही एज इट इज लिख लो। अब देखो ये 12 है टोटल, 12/4 3, तो यहां से ओ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ओ वाई इज 3 सेंटीमीटर। ओ वाई कितनी हो गई अपने पास 3 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास भैया 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया क्यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू वाई इज इक्वल टू 4 + 3, क्योंकि क्यू वाई का मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, तो 4 3 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? 7 सेंटीमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। 7 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। तो प्रॉपर्टीज पे अगर आपका होल्ड है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई सेम क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ गया होगा तो आई विल स्किप या आई विल गिव यू होमवर्क। आगे देखो, एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी और सी से खींचे गए परपेंडिकुलर डीई और एफ पर सामने वाली साइड को कट करते हैं। ए डी बी ई और सी एफ एक दूसरे को पी पॉइंट पर कट करते हैं। कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है, बिना फिगर बनाए बात नहीं बनेगी, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। बड़ा सा फिगर बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल आ गया अपने पास, क्या है, दिस इज ए बी सी। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कह रहे हैं एबीसी से खींचे गए परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को डीईएफ पर काटते हैं। थोड़ा सा हम पॉइंट को यहाँ पे, ए से मैंने एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, बी से मैंने परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, और सिमिलरली मैंने सी से परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपके पास डी, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया आपके पास एफ। ठीक है, ए बी सी से, तो ए से खींचा गया डी पर काट रहा है, बी से ई पर, हाँ ठीक है, सब कुछ डन है। अब क्या कह रहे हैं जरा पढ़ो। अब ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे को डी एफ, ए डी बी ई और सी एफ, ए डी बी ई और सी एफ एक दूसरे को पी पॉइंट पर कट करते हैं, यानी दिस पॉइंट इज नथिंग बट पी। यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है एंगल ईपीडी बराबर 120 डिग्री, 122 डिग्री, ईपीडी यानी ये एंगल, ये वाला एंगल ईपीडी, ये एंगल आपसे कितना कर रहा है, 122 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी हो गई भैया, 122 डिग्री। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है।
एंगल ए और एंगल बी के अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को क्यू पर काट रहे हैं। अब देखो जरा यहाँ पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि काफी कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और कलर लेते हैं डार्क वैसा, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये कलर ठीक है। कह रहे हैं एंगल ए और बी के बाइसेक्टर, तो देखो एंगल ए और बी, तो एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा, इनके बाइसेक्टर एक दूसरे को क्यू पर मिलते हैं। अब एक डाउट आएगा, क्या इनके बाइसेक्टर सेम लाइन होंगी? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, ना तो इक्विलैटरल है ना आइसोसेलेस मुझे दे रखा है कि कोई केस भी बने। तो कुल मिलाकर जो बाइसेक्टर वाली लाइन होगी ये आपके ऑल्टीट्यूड वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ भी मान ले रहा हूं कि मान लो कि इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ भी मान लो, मैं कहीं पर भी बना दे रहा हूं, और इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये बाइसेक्टर एक दूसरे को क्यू पॉइंट पर मिलने हैं। बाइसेक्टर का मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं साहब कि एंगल ए क्यू बी की वैल्यू बताओ। एंगल ए क्यू बी यानी इस एंगल की वैल्यू बताओ। फिगर अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट हम इसको सिंपल करेंगे। अपने को प्रॉपर्टी पे होल्ड रखना है। दो चीजें आ गई क्वेश्चन में। एंगल बाइसेक्टर से क्या ड्रॉ होता है, जरा कमेंट में लिखो तुरंत। एंगल बाइसेक्टर से क्या ड्रॉ होता है? तो समझ में आ रहा है कि साहब एंगल बाइसेक्टर से तो इनसेंटर ड्रॉ होता है। इनसेंटर ड्रॉ होता है तो प्रॉपर्टी पहले याद दिला दे रहा हूं कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दिस इज एंगल ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 प्लस a/2। ये बात आपके जहन में तुरंत आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं, इस एंगल की वैल्यू, तो देखो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, या मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूं, सेम ही फिगर की रेप्लिका छोटी सी बना रहा हूं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ये है, ये किसी पॉइंट क्यू पर मिलने हैं। आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी गई, दैट इज ए क्यू बी। तो आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 90 प्लस में, और ये इसका आधा यानी कि c/2। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 90 प्लस c/2 के बराबर होनी चाहिए। यानी अपनी समस्या सिर्फ इतनी बची कि कैसे भी c मिल जाए। अगर c फाइंड आउट कर लिया तो क्वेश्चन इज सॉल्व। c नहीं फाइंड आउट कर पाए तो प्रॉब्लम है। तो अब देखो दोस्त, जरा मैं c फाइंड आउट करता हूं। आपको पता है दोस्त ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। तो जो ये वाला 122 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? ये आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। प्रूफ कर रखा है, बहुत डिटेल में बता रखा है, बोलो हाँ या ना। किसके बराबर आ जाएगी? 180 माइनस 122 डिग्री के। तो 22 8 30 50 180, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 58 डिग्री के। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री। तो जो आपसे यहां पर ये पूछा गया है, दैट इज ए क्यू बी। ए क्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 प्लस में 58/2। तो 90 प्लस 29 यानी कि 119 डिग्री आपका आंसर आएगा। 119 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज पे रिलाई करना है, और थोड़ा सा जब फिगर में मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल इंटरसेक्शंस बनते हैं तो डाउट आता है। तो एकदम क्लियर कट आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर मुझे टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं पता तो कोइंसाइडल लाइंस नहीं होंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन नहीं होंगी, अलग अलग पॉइंट्स लेने, फिर कुछ बचा नहीं है। फिर क्वेश्चन बेहद आसानी से हो गया। आपका आंसर आ गया 119 डिग्री। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में इन सारे डाउट्स, दिक्कत, परेशानी का सलूशन आपको दूंगा। आपको हर चीज का सलूशन मिलेगा। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जरा देखो। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साहब। ट्राइंगल एबीसी में एच इज ऑर्थो सेंटर एंड ओ इज सरकम सेंटर। दोनों सेंटर्स दे रखे। तो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बना लिया कुछ इस तरीके से। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहां पर आपसे कह रहे हैं साहब कि एच क्या है? ऑर्थो सेंटर। तो मैंने एक सीधी लाइन पर एच मान लिया। और ओ क्या है? सरकम सेंटर। तो यहां पर कहीं पर मैंने ओ मान लिया।
अब कह रहे हैं बी ए एच बराबर 30 डिग्री। अब अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिला दूं, मुझे आगे मिलाना है कि नहीं मिलाना मुझे पता नहीं, तो मैं इतने पे लिख रहा हूं। तो आपसे कह रहा है बी ए एच, यानी कि ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू आपसे कह रहा है साहब 30 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। एंगल ओ ए सी की वैल्यू बताओ। ओ ए सी, ये रहा ओ, ये रहा ए और ये रहा सी। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब आपको लग रहा होगा कितना अपने आप में अधूरा सा क्वेश्चन है। कुछ अधूरा नहीं है। सबसे पहला पार्ट क्या है? ऑर्थो सेंटर कहां से बनेगा? तो आपको पता है ऑल्टीट्यूड से बनता है, यानी कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तब बनेगा। तो अगर मैं इस ए एच को सीधा मिला दूं जाकर, तो मैं ये कंफर्म है मेरे पास कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तभी एच क्या होगा? आपका ऑर्थो सेंटर होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब साहब आपको पता है, देखो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल आ गया 60 डिग्री। भाई 90 है, ये 30 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। एक 90 है तो 30 और 60 बाकी के दोनों हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है। अब ये बात आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया? ओ ए सी की वैल्यू, दिस इज ओ ए सी। अगर मुझे ऐसे मैं मिला दूं उठा के, तो आपको नहीं पता है तो मैं याद दिला दे रहा हूं कि भैया अगर मेरे पास ओ क्या है, यहां पर सरकम सेंटर है, तो ये सरकम रेडियस होगा, ये भी सरकम रेडियस होगा, ये भी सरकम रेडियस होगा। तीनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तीनों आपकी परित्रिज्या है। यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब दोस्त, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होने चाहिए। ये बात भी क्लियर हो गई। ये किसके बराबर हो जाएंगे? आर के बराबर, सरकम रेडियस के बराबर हो जाएंगे। और अगर किसी ट्रायंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, तो आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट मीन्स अगर दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और क्वेश्चन हो गया फिनिश। आपको पता है कि भैया अब देखो, अगर ये क्या है? सरकम सेंटर। अभी एक क्वेश्चन में और भी कराया था। तो अगर ये एक ऐसा सर्कल बना होगा, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल का 2 गुना होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। कोई डाउट नहीं, सिंपल है। भाई ये वाला एंगल क्या होगा? इसका 2 गुना होगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा? 120। आपको पता है ट्राइंगल एओसी में, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल जो मैं आपको वायलेट कलर से यहां पर दिखा रहा हूं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, तो इस वाले ट्राइंगल में ये पार्ट और ये पार्ट तीनों आपस में बराबर हैं। सॉरी, तीनों आपस में नहीं, ये पार्ट एओ और ओसी आपस में बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 120 है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा और ये भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया? एंगल ओ ए सी का मान। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज सी, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपको सिर्फ, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टीज क्लियर हैं और इंटर रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आपको आती है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहां पर है कि सीधा प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इंटर रिलेशन की बात बनती है बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो अगर इंटर रिलेशन आपको आ गया, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। कोई डाउट नहीं होगा। आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त क्या कह रहे हैं, जरा देखो। ट्राइंगल एबीसी में एडी, बीई और सीएफ क्या हैं? ऑल्टीट्यूड्स हैं जो बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एओ बराबर 9, एडी बराबर 12, बीओ बराबर 5, तो बीई बराबर। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं उनके पार्ट्स में एक रिलेशन होता है। प्रूव किया है, क्वेश्चन भी करा दिया है। तो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कमेंट में आंसर जरूर से आना चाहिए। What is the value of, what is the answer of this particular question? क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताया है, क्वेश्चन करा दिया है, तो अब आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। तो दिस इज अ होमवर्क। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, जरा देखो। अब कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में एडी, बीई और सीएफ क्या है? शीर्ष लंब है। तो जरा बनाते हैं।
एक ट्राइंगल है अपने पास ABC कुछ इस तरीके से, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। यहां पर क्या है AD, यानी दिस पार्ट इज AD, दिस पार्ट इज BE एंड दिस पार्ट इज CF। AD, BE और CF ये आपके पास क्या है शीर्ष लंब है, जिनके रेशियो अपने को कितना दे रखा है। ये पार्ट आपको कितना कह रहा है, मान लो कि ये 1 पार्ट है, हालांकि इसको x के फॉर्म में लिखना चाहिए वैसे, बट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये AD बराबर कितना है आपके पास 1, B का मतलब ये पार्ट आपके पास कितना कह रहा है 2, और CF का मतलब ये पार्ट आपके पास कितना कह रहा है 3। ठीक है, अब आपसे कह रहा है AB, BC और CA की वैल्यू बताओ। आपको एक रिलेशन बताया था, अगर ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो मैं लिख सकता हूं, अब देख लो जैसा पूछा गया है AB मुझे यहां पे कितना दिख रहा है C, रेशियो BC मुझे कितना दिख रहा है A, रेशियो CA मुझे कितना दिख रहा है B। तो C रेशियो A रेशियो B अपने को फाइंड आउट करना है। ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, देखो C के संगत ऊंचाई कौन सी है, ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो C के रिस्पेक्ट में जो ऊंचाई है दैट इज 3 यूनिट, कितनी है 3 यूनिट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 रेशियो A के संगत ऊंचाई कितनी है 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 1/1। और तीसरा क्या है आपके पास B, और B के संगत B के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 1/2। एलसीएम 3 1 2 का कितना आ जाएगा 6, तो 6 अगर आ गया तो 3 2 जा 6, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2:6:3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा, यही लिखा हुआ है 2:6:3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक डाउट आएगा, क्या गलती होगी वो भी बता रहा हूं। कई बारी बच्चे जल्दी में क्या करेंगे कि 1:1 रेशियो, 1:2 रेशियो, 1:3 करेंगे, और यहां से आ जाएगा 6:3:2, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो लगेगा कुछ गलत है। तो देखो भैया, भुजाएं किस ऑर्डर में पूछी गई हैं, भुजाएं किस ऑर्डर में पूछी गई हैं, उस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, बाकी सब कुछ सेम था, लेकिन ये मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अगर यहां पर ऑप्शन में ये लिख दिया जाता 6:3:2, तो मैं बता रहा हूं कम से कम 30 से 40% बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते अगर ये भी ऑप्शन रख दिया होता। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन डायरेक्ट है, प्रॉपर्टी मैंने प्रूव किया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2:6:3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। अब ये कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 66 डिग्री, बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, बी और सी के बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं, कुछ वैल्यू पूछी गई है, फिगर बनाते हैं तब बात समझ में आएगी। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, हियर इट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ पर कह रहा है एंगल ए बराबर 66 डिग्री, बहुत अच्छी बात है 66 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब कह रहे हैं बी और सी के बाइसेक्टर, थोड़ा सा हम दूसरे कलर से बनाते हैं, बी और सी के बाइसेक्टर, मतलब बी का बाइसेक्टर कुछ यूं है और सी का बाइसेक्टर कुछ यूं है। बी और सी के बाइसेक्टर पी पॉइंट पर मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो बीपीसी मतलब ये एंगल माइनस में पीसीए यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों भैया कोई दिक्कत की बात नहीं? देखो, अगर ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर ये ऊपर का भी 25 होगा और ये नीचे का भी 25 होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल सी बात है, बाइसेक्टर है भाई। अब देखो, आपको बाइसेक्टर से क्या पता होना चाहिए, याद दिला दे रहा हूं मैं भैया, अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो एंगल बनता है ये बनेगा इन सेंटर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस में a/2, ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए, इतने बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये आ जाएगा 90 प्लस में 66/2 यानी कि 33, तो 90 प्लस 33 यानी कि 123। आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 123। अब अगर मैं कहूं दोस्त ये वाली वैल्यू बता दो, तो आप देखो ट्राइंगल पीबीसी में ये है 25 डिग्री प्लस में 123 डिग्री
और प्लस में ये वैल्यू मुझे पता नहीं है बट वी कैन इजीली फाइंड आउट भैया। ये वैल्यू कितनी है थीटा, ये बराबर किसके आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस में 123 और 25, 23 10 33 10 43 5 48, तो 180 माइनस में 148 और 148 दो 150 30 180 यानी कि 32 डिग्री। ये वैल्यू आ गई 32 डिग्री, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 32 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। आपसे पूछा क्या गया बीपीसी। अब देख लो बीपीसी यानी ये आ गया 123 डिग्री माइनस में पीसीए, पीसीए विच इज 32 डिग्री। ये आपको घटाकर आंसर निकालना है। 3 में 2 गया 1, 12 में 3 गया 9, 91 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख लो घूम फिर के अब वही चीज आ रही है कि क्वेश्चन डायरेक्ट कितना बनाएंगे, कितने बार 180 माइनस ए बी सी जो भी आएगा वो पूछेंगे, उनको घुमा फिरा के इंटर रिलेशन विद इन सेंटर विद सरकम सेंटर, वहीं पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। एंड नाउ हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर, एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डाले गए सबसे छोटे गए लंब की लंबाई बताओ। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट समझ लो नहीं तो डाउट आएगा। क्या कंसेप्ट है जरा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है जो पूछा गया यहाँ पर कि सबसे छोटा आपका क्या होगा। तो देखो एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर और ये मैंने लिख लिया 12 सेंटीमीटर। अब मैं कहूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डाला गया है, इसे मैंने कह दिया कि दिस इज H1। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डाला गया है, दिस इज H2, और एक परपेंडिकुलर ये डाला गया है, दिस इज H3। तो H1 बड़ा होगा या H2 बड़ा होगा या H3 बड़ा होगा, या फिर H1 H2 H3 को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो लॉजिक क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है उस पर जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी भुजा 20 है यानी कि H1 सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ी भुजा, तो इससे बड़ी भुजा 15 है तो सेकंड नंबर पे H2 आएगा, और सबसे छोटी भुजा यहाँ पर 12 है तो इसके संगत जो शीर्ष लंब ड्रॉ किया जाएगा, इसके संगत जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा वो आपका सबसे बड़ा होगा यानी कि H3। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, तो आपको देखना है जो सबसे बड़ी भुजा पर होगा वो सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड होगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, तो जो सबसे छोटी भुजा पर ड्रॉ किया जाएगा वो आपका सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड होगा। तो अब आ जाते हैं, जरा ये बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटे लंब की लंबाई, तो ये सबसे बड़ी भुजा पे यानी AC पर जो भी ड्रॉ किया जाएगा वही आपका सबसे छोटा लंब होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब जरा मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूं यहाँ पर आपके पास क्या फिगर। अब देख लो ये अपने पास एक ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहा है। अब इस ट्राइंगल में आपको क्या कह रहा है साहब, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। AB बराबर किसके कह रहा है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ये तीनों बातें यहाँ पर कह दी गई हैं, क्लियर है। अब देखो क्या है यहाँ पर, सबसे छोटे लंब की लंबाई आपने बतानी है। अब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले मुझे यहाँ पर निकालना होगा कुछ तो मानक चाहिए ना। और जब मैंने H1 H2 H3 और ABC में रेशियो फाइंड आउट किया था तो क्या लिया था, एरिया लिया था, तो इस बार भी मैं एरिया लूंगा। अब एक ट्राइंगल जिसकी साइड 8, 12 और 10 है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया निकलेगा हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है जरा जल्दी से देखते हैं। हीरोज फॉर्मूला कहता है भैया S, फिर ये आ जाएगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इससे इसका एरिया निकलेगा। जरा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। S का मतलब अर्ध परिमाप, तो देख लो 10, 8, 18, 12, 30, 30 बटे 2 यानी कि 15, तो ये आ गया 15। 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 7। 3 से 3 यहाँ से 3 बाहर आ गया, 5 और 5 बाहर आ गया, √7। मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 15 अंडर रूट 7। कितना आ जाएगा, 15 अंडर रूट 7।
अब आपसे ये कह रहा है कि सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई बताओ, और मैंने आपको क्या लॉजिक बताया कि जो सबसे बड़ी साइड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर होगा, जो शीर्षलंब होगा वो सबसे छोटा होगा। और ये एरिया तो मैं ट्राइंगल का कैसे भी निकाल सकता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 15√7 ये बराबर होगा 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी भुजा मुझे कितनी दिख रही है 12, और इसके संगत ऊंचाई, मतलब ये वाला जो है ये सबसे छोटा शीर्षलंब होगा, ऊंचाई को मैंने h मान लिया, तो ये आ जाएगा h। ये आपका कट जाएगा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5√7/2, h बराबर 5√7/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन और कई बार दिमाग लॉजिक नहीं लगता, लेकिन आप एक चीज पा रहे होगे, स्मॉल आर की बात करते हैं तो डेल्टा अपॉन एस आता है, एरिया आ रहा है। कैपिटल आर की बात करते हैं तो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा आता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बात बन रही थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, धन्यवाद। तो दोस्तों यहीं पर आज का सेशन अपना फिनिश हो गया, काफी थोड़ा सा बड़ा सेशन गया। यूजुअली मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट सेशन को 2 पार्टों में बांट दिया, बट ऑर्थो सेंटर में लगभग सब कुछ क्लियर कवर हो चुका है, तो इट इज मोर देन इनफ। बाकी कवर करने के लिए आपको हमारे ऐप पे जाना है, क्विज डाउनलोड, क्विज जाके सॉल्व करना है, 1-2 क्वेश्चन वहां पर डालें जहां पर डाउट आना चाहिए, तो उनको जाकर सॉल्व करिए, अपने डाउट्स पूछिए। हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं वेंसडे को एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, और डिटेल में आगे चीजें कवर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि साहब आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट।